आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे चाइना का अमेरिका को करारा जवाब, यूएस के माल पर 34% टैक्स लगाया। ट्रंप का नया स्टेप, जीसीसी ममालिक पर 10% से लेकर 41% तक टैरिफ लगाया। ना यार बख्शे ना दुश्मन। रशिया का बड़ा बयान, अमेरिका के साथ रिश्ते 3 कदम आगे बढ़े। तुर्की का इसराइल पर जुबानी हमला, रीजन का सबसे बड़ा खतरा दिया करार, दोनों के बीच बढ़ रही टेंशन। सीरिया में आया नया ट्विस्ट, तुर्की ने पलमायरा में एयरबेस बनाना किया शुरू, इसराइल कर रहा इसी अड्डे पर हमले। गजा से बड़ी खबर, हमास का सीनियर कमांडर ड्रोन हमले में हलाक और भूख ने फलस्तीनियों को किया बेहाल। इसराइली हमलों में आज भी गई दर्जनों की जान। गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं इस शो की। चाइना ने अमेरिका को बहुत करारा जवाब दिया है। अमेरिका के माल पर 34% टैक्स लगा दिया। ये वो माल है जो अमेरिका से चाइना आता था। फ्राइडे को, जुमे को, चाइना ने अमेरिका के माल पर 34% टैरिफ, यानी कि आसान जुबान में समझिए टैक्स लगा दिया है। ये एक जवाबी एक्शन है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के माल पर पहले से ही 34% टैक्स लगा दिया था। अब आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच 34 का आंकड़ा हो गया, 36 का नहीं। तो ये नए टैरिफ्स नेक्स्ट थर्सडे से, नेक्स्ट जुमेरात से लागू होंगे और चाइना में आने वाले हर अमरीकी प्रोडक्ट पर अप्लाई होंगे, लागू होंगे। ये बात चाइना के स्टेट काउंसिल के कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने अपने बयान में कही। बयान में कहा गया कि अमेरिका का ये फैसला एक तरफा दबाव और धमकियों का हिस्सा है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है और चाइना के हुकूक और फायदे को नुकसान पहुंचाता है। बुध को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसमें चाइना और कई दूसरे ममालिक के खिलाफ 34% जवाबी टैक्स लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के कदम अमेरिका के लोगों को भारी पड़ेंगे जब उन्हें भी माल महंगा मिलेगा। अब ट्रंप की इसी टैरिफ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जीसीसी ममालिक को भी नहीं बख्शा, 10% से लेकर 41% तक टैक्स लगा दिया। सीरिया को बड़ा नुकसान हुआ, इराक को भी। डोनाल्ड ट्रंप की नई ट्रेड पॉलिसी के तहत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के ममालिक को अब 10% यूएस टैरिफ यानी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला उस नाइंसाफी पर मबनी ट्रेड रवैयों के खिलाफ है जो अमेरिका के लिए नुकसान का सबब बन रही थी। अमेरिका एक हाथ से तो पैसे कमा लेगा टैरिफ लगा के, लेकिन दूसरे हाथ से दूसरी कंट्रीज भी टैरिफ लगा रही हैं अमेरिका पर, तो वही चुकाना पड़ेगा। हालांकि जीसीसी कंट्रीज को ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, एक आध को छोड़ दें, लेकिन कुछ अरब ममालिक को काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके सामने टैली रखता हूँ। सीरिया पर 41% टैक्स लगा है सबसे ज़्यादा। इसके बाद इराक पर 39%। कितना है? हर 100 रुपये के माल पर 39 रुपये टैक्स। लीबिया पर 31%, अल्जीरिया पर 30%, ट्यूनीशिया पर 28%। ये सब भी अरब जुबान वाले ममालिक हैं। जबकि अमेरिका के दोस्त जॉर्डन पर 20% टैक्स लगा है, बख्शे वो भी नहीं गए। जबकि इजिप्ट, मोरक्को, लेबनान और सूडान पर भी जीसीसी की तरह 10% का बेसिक टैक्स लगाया गया है। यहाँ इजिप्ट को फ़ायदा हो गया क्योंकि इन कंट्रीज़ का अमेरिका के साथ ट्रेड ज़्यादा स्टेबल है, ख़ासकर ऑयल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स के सिलसिले में, तो इन्हें थोड़ी रियायत भी दी गई है। अब बात रशिया की। रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात वसी हो रहे हैं, बेहतर होने लगे हैं और ये इतने बेहतर हो रहे हैं कि 2 कदम नहीं बल्कि 3 कदम आगे बढ़ गए हैं। समझ रहे हैं? रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात 3 कदम आगे बढ़ गए हैं। रशिया के ख़ास नुमाइंदे किरिल दिमित्रिव, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मसाइल देखते हैं पुतिन की हुकूमत की तरफ से, उन्होंने कहा है कि रशिया और अमेरिका ने पिछले 2 दिन में कई इंपॉर्टेंट मसाइल पर 3 कदम आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल की है। बहुत से लोग तवक्को रखते हैं कि उसके साथ आएगा रूस और चीन, हमारे वाले के सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बिजनेसमैन हैं दोस्त। बात सीरिया की ज़मीन के लिए तुर्की और इसराइल में टेंशन्स और तेज़ होने का अंदेशा है। तुर्की का एक बयान है, समझ लीजिए। उसने पूरे इसराइल को बल्कि पूरे रीजन के लिए सबसे ख़तरनाक ख़तरा बताया है, सबसे बड़ा ख़तरा। तुर्की ने कहा है
کہ اسرائیلی آکوپیشن کو مقبوضہ علاقوں سے نکلنا چاہیے، سیریا کے مقبوضہ علاقے جو اس نے قبضہ رکھے ہیں ان علاقوں سے نکلنا چاہیے اور سیریا میں امن کے لیے کی جا رہی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنا بند کرنا چاہیے۔ یہ میں آخر میں بھی آپ کو یاد دلاؤں گا۔ ترکش فارن منسٹری نے اسرائیل کے ایکشنز کو ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل سیریا کی حدود اور قومی یونٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ترکی کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا رویہ کیاؤس یعنی کہ افراتفری کو بڑھاوا دے رہا ہے یا بڑھوا رہا ہے، وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے اسرائیل اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو کمزور کرتا ہے۔ ترکی کی منسٹری نے یہ بھی کہا کہ اگر ریجن میں سیکیورٹی چاہیے تو سب سے پہلے اسرائیل کو اپنی ایکسپینشنسٹ یعنی کہ وستار وادی پالیسی سے پیچھے ہٹنا ہوگا، مطلب یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ زمین بھی میری، یہ زمین بھی میری، چھنو کا مکان میرا، منو کی دکان میری، اس سب سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ترکی نے وارننگ دیتے ہوئے اسرائیل سے سیریا کے لیے 2 ڈیمانڈز کی ہیں جو ہم نے شروع میں بتائی تھی، اب آخر میں یاد دلا رہے ہیں، اسے پھر سے سمجھیے۔ ترکی نے اسرائیل سے کہا ہے وارننگ دیتے ہوئے کہ مقبوضہ علاقوں سے یعنی جو تم نے سیریا کے علاقے قبضہ لیے ہیں اس سے اپنی فوج لے کر واپس نکل جاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے، اور سیریا میں امن اور اسٹیبلٹی کے لیے کی جا رہی کوششوں میں رکاوٹ بالکل مت ڈالنا۔ ترکی کے صدر نے یہ نہیں بولا ہے، بلوایا گیا ہے تھوڑے نیچے والی ٹیبل سے، لیکن وارننگ پھر وارننگ ہوتی ہے، سمجھیے اسے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ترکی کبھی بھی اسرائیل سے بھیڑے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی بھی کسی سے بھیڑ جاتا ہے، اور ترکی کا اس وقت سب سے بڑا انٹرسٹ آس پاس کے اگر علاقے میں دیکھیں تو سیریا میں ہے جہاں اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ ترکی پلمائرہ میں ایئر بیس بنانے کی تیاری تیز کر رہا ہے۔ ترکی نے سیریا کے شہر پلمائرہ جو کہ ہومس کے قریب میں ہے، ایسٹ میں ہی ہے، وہاں ایک ایئر بیس بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پچھلے ہفتے ترکش منسٹری آف ڈیفنس نے یہ بتایا تھا کہ وہ دمشق میں سیرین گورنمنٹ کی طرف سے آئی ایک ریکویسٹ پر غور کر رہی ہے، یعنی الشرا کی حکومت نے ترکی سے ریکویسٹ کی تھی یہ اڈا بنانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ریکویسٹ میں کہا گیا کہ یہ بیس ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، ٹریننگ کے لیے۔ رپورٹس کے مطابق منگل اور بدھ کی رات ترکش ملٹری کے کانوائے نارتھ سیریا میں داخل ہوئے، جہاں سے وہ ایکوپمنٹ اور سپلائیز لے کر T4 ایئر بیس پلمائرہ میں جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ لاجسٹکس اور گیئر ٹرانسفر کا حصہ ہے، اتنی بھاری بھرکم مشینیں اور سامان آ رہے ہیں کہ ٹرک ہلکے ہلکے نارتھ سے اس ایئر بیس کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں لگاتار اسرائیل بامبنگ کر رہا ہے، T4۔ اسرائیل کا یہ قدم ترکی کو ایک وارننگ ہے کہ وہ سیریا میں اپنا اڈا نہ بنائے، اور کھل کر کہا بھی گیا اسرائیل کی کارٹس کی طرف سے، ڈیفنس منسٹر آف اسرائیل کی طرف سے، کہ اگر تم یہاں اپنا ڈرون بیس یا ایئر بیس بنانے کی سوچ رہے ہو مت کرو، اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ترکی سے کہا ہے، لیکن ترکی آ رہا ہے، الشرا کے لیے ہی آ رہا ہے، بھلے فلسطین کے لیے نہ آیا ہو۔ ان کے بیچ ٹینشن پڑے گی، اسرائیل اور ترکی کے بیچ۔ اب کچھ خبریں غزہ سے ہیں۔ IDF کا دعویٰ ہے، ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کا، کہ حماس کے ایک سینئر ملٹری کمانڈر کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ یہ آج کی خبر ہے۔ اسرائیلی فوج یعنی کہ IDF کا کہنا ہے کہ ناردرن غزہ میں ایک ڈرون حملے میں حماس کی نخبہ فورس کا ایک ڈپٹی کمانڈر انہوں نے مار دیا ہے۔ یہ حملہ 401ویں آرمر بریگیڈ کے فوجیوں کی رہنمائی میں کیا گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو اس خبر کے متعلق دینی تھی۔ اب کچھ 4-5 خبریں یہاں سے۔ پہلی تو ہیڈ لائن یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ملٹری کمانڈر حماس کا وہ غزہ میں مارا گیا، لیکن اب ایک خبر یہ ہے کہ لبنان میں بھی ایک حماس کے لیڈر جاں بحق ہو گئے۔ حماس کے آفیشل تھے، یہ پولیٹیکل موومنٹ کے تھے، کوئی ملٹری کمانڈر نہیں تھے۔ IDF نے اپنے ناردرن غزہ میں آپریشن تیز کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس ہیڈ لائن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ٹاپ حماس آفیشل کو لبنان میں ایک گائیڈڈ اسٹرائک کر کے، ایئر اسٹرائک کر کے انہوں نے ایک بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا اسرائیلی ڈیفنس فورس نے، اور اس میں وہ حماس کے آفیشل مارے گئے۔ میں نے اور جگہ یہ خبر پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹا اور بیٹی بھی مارے گئے۔ فی الحال غزہ میں بھوک کا عالم کیا ہے وہ آپ 2 گرافک پلیٹ سے سمجھ لیجئے۔ یہ کوس نیوز نیٹ ورک کی آج کی کل کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے آپ وہاں آج کل اور میں کچھ گھنٹوں کے فاصلے رہتے ہیں، کچھ لنڈن سے میڈیا ہاؤسز چلتے ہیں۔ خیر،
I have been going from bakery to bakery all morning, but none of them are operating. They are closed. They are all closed. एक फ़लस्तीनी ख़ातून हैं अमीना अल सईद, उनका बयान लेकर इस ग्राफिक प्लेट पर छापा गया है कि मैं हर एक बेकरी से इस बेकरी से उस बेकरी तक भटकती रही सुबह में, लेकिन वहाँ पर कोई भी बेकरी चालू नहीं थी, सब बंद पड़ी थी। हमें कोई रोटी हासिल नहीं हो सकी। लोग बेहद भूखे हैं। इसी की दूसरी ग्राफिक प्लेट, एक औरत आटे का कट्टा अपने सर पर उठाए है। ये फ़ोटो पुराना भी हो सकता है। आमिना ने इसमें एक अपना बयान और ऐड किया। उन्होंने कहा कि आटे के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आटा ख़रीद पाएँ। हमें डर है कि कहीं हम फिर से भुखमरी का शिकार ना हो जाएं, जैसे कि पिछली बार हम साउथ गज़ा में भुखमरी का शिकार हुए थे इस सीज़फायर से पहले। तो ये एक एक खातून का डर है और ये डर अपने बच्चों के भूखे सो जाने की वजह से है। आज हमले में गज़ा में, जब तक मैं ख़बर पढ़ रहा हूँ, अल जज़ीरा ने अपडेट किया है कि 23 लोग गज़ा में शहीद हो चुके हैं और इसमें भी आज तादाद बच्चों की है ज़्यादा। कल 24 घंटों में 112 लोग फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। इनमें 33 एक ही जगह पर एक हमले में हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जिनकी शायद मैं उंगली भी बहुत ही एहतियात से पकड़ूं, इतने छोटे। खैर, न्यू सेपरेशन लाइन टू डिवाइड लैंड इन गज़ा स्ट्रिप, ये गज़ा का नक्शा है और आप गज़ा के नक्शे को देख लीजिए। पहले ऊपर से बांटा गया था, नॉर्थ में एक कॉरिडोर बनाया गया था और अब ये नीचे से बांटा जा रहा है। ये रफ़ा को खान यूनिस से बांटने की नीली लकीर है। गज़ा की जो पट्टी है उसमें जो इंटरसेक्ट करके आ रही है नीली लकीर, ये रफ़ा शहर नीचे रह जाता है, ऊपर खान यूनिस है। मुझे लगता है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि रफ़ा को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में इसराइल लेना चाह रहा है, ताकि वाहिद जो बॉर्डर है पूरी दुनिया में गज़ा को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, इजिप्ट से लगने वाला रफ़ा बॉर्डर, उतना हिस्सा ही पूरी तरीके से परमानेंटली इसराइल कब्जा ले। मुझे ऐसा लगता है ये प्लान, ये जो नया इन्होंने कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिसका नाम इन्होंने मोराग एक्सिस रखा है रफ़ा में, ये उसके पीछे की प्लानिंग ये हो सकती है। सिचुएशन कैटास्ट्रोफिक है और लगातार कत्ल गारत जारी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया कि बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो है गज़ा में, वहाँ पर डायरेक्टर है फ़ादी नईम, उन्होंने ये कहा है कि बहुत बुरे हालात हैं, लोग घायल होकर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ सीटी स्कैनर एक रह गया है और हमारे पास दवाएं वगैरह सब ख़त्म हो गई हैं। आखिरी एक ख़बर ये है कि यूएन की स्पेशल रिपोर्टर जो फ्रांसिस्का एल्बनीज़ हैं, इन्हें दूत समझें, दूत सफ़ीर यूएस, इनको अमेरिका ने निकालने का मुतालबा किया है, क्योंकि ये यूएन में रहकर लगातार फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी और इसराइल के वॉर क्राइम्स को गिना रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।